दैवी या प्राकृतिक आपदाओं के बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न प्राकृतिक कारकों द्वारा होने वाले अनेक घटनाओं का जब पर्यावरण तथा मानव पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उन्हें प्राकृतिक या दैवी आपदाएं कहते हैं। अब इसके बाद बाढ़ तथा अतिवृष्टि के बारे में आप समझिए। ये तो आप जान ही गए हैं कि दैवी आपदाएं इस प्रकार हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। तो सबसे पहले बाढ़ के बारे में समझिए। जब कभी वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प संघनन के पश्चात तरल या ठोस किसी भी अवस्था में भूतल पर गिरती हैं तो इसे वृष्टि या वर्षण कहते हैं। अब आप अतिवृष्टि का अर्थ जरा और एक बार क्लियर हुई। अतिवृष्टि का संबंध जल वृष्टि या वर्षा से है। अतिवृष्टि का अर्थ है वर्षा की आवश्यकता से कहीं अधिक मात्रा में होना। अब उसके बाद बाढ़ के बारे में समझिए। अतिवर्षा या अतिरिक्त जल के कारण किसी भी नदी बेसिन में बाढ़ फ्लड आ जाती है तथा बाढ़ का पानी विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। दूसरे शब्दों में, जब नदियों के प्रवाह क्षेत्रों में लगातार बनी वर्षा होती है, लगातार पानी अत्यधिक बरसता है, तो उसके फलस्वरूप नदियों में भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ें कहीं कहीं नियमित रूप से आती हैं तथा कहीं आकस्मिक रूप से आती हैं। अब बाढ़ की हानियों के बारे में ज़रा ध्यान दीजिए। इसमें विभिन्न प्रकार की हानियां होती हैं, जैसे आवासीय बस्तियों का ध्वस्त हो जाना, मनुष्य, पशु तथा पक्षियों की अकाल मृत्यु हो जाना, बाढ़ से सड़कों, पुलों, रेल मार्गों आदि की हानि होती है। इसके अलावा भी और भी बहुत से कारण हैं, जैसे उदाहरण के लिए बाढ़ के बाद बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में अनेक प्रकार की बीमारी फैल जाती है अथवा बीमारियों के फैलने से खतरा उत्पन्न हो जाता है। अब ज़रा इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि बाढ़ आने के क्या कारण हैं, क्यों बाढ़ आ जाती है। जैसे बांध के टूट जाने या एकाएक पानी की अतिरिक्त निकासी के कारण, भूकंप द्वारा, नदियों के उद्गम क्षेत्र में वनों के विनाश के कारण। इसके अलावा और भी हैं, जैसे अत्यधिक नगरीकरण के कारण। तो ये तो आपने समझा बाढ़ आने के कारण। अब इसके बाद जो है बाढ़ पर नियंत्रण कैसे करेंगे, इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जल ग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई पर रोक लगाई जाए, साथ ही सघन वृक्षारोपण किया जाए, उपयुक्त स्थानों पर बांधों का निर्माण किया जाए, छोटी नदियों तथा नालों पर बांध तथा अवरोधक बनाकर उनके जल को प्रयोग में लाया जाए, जल ग्रहण क्षेत्र में अपरदन रोकने के लिए उपाय किए जाएं। इस प्रकार ये जो है विभिन्न प्रकार से बाढ़ पर नियंत्रण के उपाय बताए गए हैं। अब इसके बाद अनावृष्टि के बारे में सब समझिए। अनावृष्टि या सूखा। अनावृष्टि का तात्पर्य है, अनावृष्टि का अर्थ है वर्षा का न होना या बहुत कम तथा अनियमित वर्षा होना। वर्षा की कमी तथा अनियमितता के कारण फसलें सूख जाती हैं। देखिए, वर्षा से अधिक वर्षा का वितरण महत्वपूर्ण है। यदि एक ही बार में वर्षा खेत की तैयारी के समय हो जाए या पौधों के जो वानस्पतिक वृद्धि है उस समय हो जाए, फिर ना हो तो काम नहीं चलेगा। और यदि थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रहे, खेत की तैयारी के समय हो जाए, वानस्पतिक वृद्धि के समय हो जाए,
फसलों में दाना बनते समय हो जाए, इस प्रकार थोड़ी थोड़ी वर्षा समय समय पर होती रहे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूखा का अर्थ तो आप जानते हैं, एक बात सुनिए। सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है जिसका संबंध जल वर्षा से है। जहां अधिक वर्षा के कारण बाढ़ का प्रकोप होता है, वहीं अल्प या कम वर्षा सूखे का कारण बन जाती है। तो इस प्रकार से ये सूखा का अर्थ है। अब सूखे से हानियों के बारे में ज़रा ध्यान से समझिए। यदि सूखे का स्वरूप सामान्य होता है तो उसके कुप्रभाव भी सीमित होते हैं, किंतु सूखा से असामान्य होने पर यह अकाल का रूप धारण कर लेता है। अकाल से मानव, पशु, वनस्पति तथा अन्य संसाधनों की अत्यधिक हानि होती है। तो ये सब जो हैं इससे हानियां हैं। अब इसके बाद जो है आप एक बात ये समझिए कि सूखा तथा अकाल से बचाने के उपाय। सूखा तथा अकाल से बचने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं, जैसे न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि प्रणाली का अपनाया जाना, सूखा वाले फसलें पैदा की जाती हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि ऐसी फसलों को बोया जाता है जो सूखा सहन करने की क्षमता रखती हैं। ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाता है जो सूखा सहन कर सकते हैं। सिंचाई की नहरों को यदि पक्का बना दिया जाए ताकि जल भूमि में कम रिस पाए, तो यह भी एक जो है इसका उपाय है। तो इस प्रकार से विभिन्न उपाय हैं जिनको अपना करके इससे बचा जा सकता है। अब आप इसके बाद भूकंप देखिए। भूकंप के बारे में इसका पहले अर्थ समझ लीजिए। साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ है भूमि का कांपना या भूमि का हिलना। और इसके बाद भूकंप के कारण क्या हैं, तो इनके कारण भी, जैसे उदाहरण के लिए थोड़े से आप थोड़ा ध्यान दीजिए। पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी का भीतरी भाग निरंतर ठंडा होकर सिकुड़ जाता है। पृथ्वी के भीतरी भाग के सिकुड़ने के भूपटल में इतना दबाव पड़ता है कि वह पौधे को बैठने का प्रयत्न करता है, जिससे भूमि में कंपन उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार ये कि पृथ्वी से सिकुड़ना भी एक प्रकार का कारण है। और भी हैं, जैसे भू असंतुलन। भूवैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऊपरी कठोर भूपटल भीतरी तरल पदार्थों पर तैर रहा है तथा भूपटल की चट्टानों में ऊंचा नीचा होकर संतुलन की अवस्था प्राप्त कर ली है, किंतु अपर्दन द्वारा यह संतुलन भंग हो जाता है, जिससे भूमि में कंपन उत्पन्न हो जाता है। तो ये कारण हैं विभिन्न प्रकार के। और भी हैं, जैसे जलीय भार। जब कभी नदी के बांधों या अस्थायी जलाशयों में जल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो नीचे की चट्टानें ऐसे जल भार को सहन नहीं कर पाती, जिससे उनका संतुलन बिगड़ जाता है। इससे भूकंप आ जाता है। अब इसके भूकंप से हानियाँ, इसके बारे में समझ लीजिए कि इससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। इससे विभिन्न प्रकार की हानियाँ होती हैं, जैसे भूकंप से जलधन की अपार हानि होती है। नगरों या घनी आबादी वाले क्षेत्रों के पास भूकंप से अत्यधिक हानि होती है। कई बार भूकंप के प्रभाव से नदियों के मार्ग में रुकावट पड़ जाती है तथा उनका प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। भूकंप से भूतल पर बड़े बड़े भ्रंश पड़ जाते हैं तथा आवागमन से
के साधन टूट जाते हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे भूकंप से पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन होते हैं जिनसे भारी हानि होती है।